सभी को नमस्कार अंशरकारी में। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस सीरीज में हम लास्ट बात कर रहे थे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो आज हम अपना थोड़ी दिशा जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जो क्लासिफिकेशन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल चैप्टर का किया है, उसकी तरफ हम चर्चा करेंगे। सो द लास्ट आर्टिकल ऑफ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल वाज आर्टिकल 47, जिसमें हमने बात की कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। यानी ये सरकार की जिम्मेदारी और दायित्व है कि जितना भी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड मैटर है वो प्राइमरी सेंटर से लेके डिस्पेंसरी से लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक सारी की सारी पब्लिक फैसिलिटीज सरकार की जिम्मेदारी है। न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं तो राशन के अंदर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स की हम बात करते हैं, जब मिलेट्स की बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं, तो इस तरीके से अपनी दायित्व निभाती है सरकार। जब हम न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं, जिसके ऊपर हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी है, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग के मामले भी आते हैं, उसके तहत मिड डे मील स्कीम स्कूल्स के अंदर दी जाती है ताकि जो गरीब और वंचित लोग हैं उनके बच्चों को भी भरण पोषण मिल सके और मेल न्यूट्रिशन की दिक्कत ना हो। So this is how the government do follow this responsibility under Article 47. And now we are talking about Gandhian principles. So Gandhian principles शुरू होते हैं आपके आर्टिकल 40 से, और आर्टिकल 40 ये कहता है कि पंचायत इस तरीके से स्टैब्लिश होनी चाहिए कि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट करें। गांधी जो जाने जाते हैं डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में, वो अपने इस कंसेप्ट ऑफ राम राज्य डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वो बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, जो माइनॉरिटीज हैं, जो ग्रीवियंस रिड्रेसल है, वो टाइमली नहीं हो पाता। इसी वजह से हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये देखा गया कि इतनी ज्यादा जनता, इतनी डाइवर्सिफाइड जनता, लैंग्वेज अलग, भाषा अलग, रीजन अलग, धर्म अलग, जात अलग, तो हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अभी तो फिलहाल नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। इसलिए हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो आर्टिकल 40 कहता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड प्रोवाइड them necessary power and authority so that they can function as a unit of self government। तो आर्टिकल 40 ही 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि पंचायत को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाता है, वो यहीं से डिराइव है। पंचायत का जो आइडिया है, जो 1950 के अंदर 1959 के अंदर सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत आई, वो भी इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ही इम्प्लीकेशन था। तो पंचायत क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, वो हम बाद में देखेंगे। एंड एवरीवन हैव अ ब्रीफ आइडिया दैट व्हाट इज पंचायत। पंचायत इज अ third tier of government where the direct democracy is promoted via the representation, and the electoral system also works there under the jurisdiction of the state government and state election commission। इसके बाद जो गांधीयन प्रिंसिपल है वो आर्टिकल 43 ये बात करता है कि किस तरीके से जो कॉटेज, जो कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको किस तरीके से रूरल एरियाज में प्रमोट किया जाए। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव है वो अर्बनाइजेशन है, यानी अर्बन सेंटर्स में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और दोनों को हार्मोनियसली काम करते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में डेवलपमेंट नहीं हो पाई। इसी वजह से बात की जाती है कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, क्योंकि रॉ मटेरियल गांव से ही आ रहा है, फार्म से ही आ रहा है डायरेक्ट, तो कॉटेज इंडस्ट्री को बजाय कि आप अर्बन सेंटर्स में लोकेट करें, आप रूरल में कीजिए एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर। तो जब हम बात करते हैं नाबार्ड की, सिडबी की, अलग अलग जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो इस तरीके की कॉटेज इंडस्ट्रीज को फंड भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और डायरेक्शन भी देते हैं। इसके बाद आर्टिकल 43 बी, क्योंकि 43 ए जो मैंने बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने उसे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स का पार्ट बनाया, लेकिन 43 बी को भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, लेकिन गांधीयन प्रिंसिपल के तौर पर।
ये क्या कहता है कि आप जब कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी तरीके की बना दें, तो उसमें आप ये इंश्योर करिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी बना सकता है, वॉलंटरी फॉर्मेशन होना चाहिए उसका, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, यानी ज्यादा इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक एंड प्रोफेशनल तरीके से वो काम करें। ये 5 चीजें आर्टिकल 43 बी कहता है। यानी आर्टिकल 43 बी कंटेक्स्ट बना कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिनिस्ट्री का, कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 का, और कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट अंडर दी आर्टिकल 12 अंडर आर्टिकल 36। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आपकी स्टेट ही मानी जाती है अंडर आर्टिकल 12 एंड 36, तो वो भी कहीं ना कहीं इस आर्टिकल से प्रभावित है। इसके बाद डायरेक्टली जो आर्टिकल गांधीयन प्रिंसिपल की बात करता है प्रवेश, 43 बी के बाद, वो है 46। बहुत बताइए उसी का। इसमें पूछना था कि 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, 2011। हाँ, इट ब्रॉट कोऑपरेटिव सोसाइटी इनटू प्ले एंड इट वाज गिवन स्टैट्यूटरी बॉडी कोऑपरेटिव, तो उसके अंदर में फिर मल्टी मॉडल कोऑपरेटिव बॉडी बनता है, वो पूछना था। यस, देखिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे यहाँ पहले से एक्ट है 2002 के अंदर। हम्म। उसके अंदर अलग अलग स्टेट में जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनकी मैनेजमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है। हम्म। जो आप बात कर रहे हो 97 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो बात करता है कि किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का जो दर्जा है वो 97 अमेंडमेंट एक्ट दे रहा है। पहले तो ये ओके। था कि हम्म। स्टैट्यूटरी है, यहाँ से आपको होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है वो। जब भी तो आपके आर्टिकल 19 के अंदर सब क्लोज में है कि इट इज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल और एवरी सिटीजन टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज अ फंडामेंटल राइट। ओके। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 कहता है कि जितने भी पिछड़े, वंचित, गरीब, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जिसमें एससी हैं, एसटीज हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस है, उनके साथ आप सोशल जस्टिस करिए। वो कैसे करेंगे? आप दो तरीके से उनके साथ कर सकते हैं। पहला, आप उनको एजुकेशन दीजिए। सरकारी स्कूल में जब हम बात करते हैं, सर्वोदय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, यहाँ पर इन सभी कम्युनिटीज के लोगों की जो पढ़ाई होती है, जो बच्चों की पढ़ाई होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इवन सरकार इनको सालाना कपड़े और मिड डे मील जैसी स्कीमों के तहत पैसे भी देती है, किताब खरीदने के भी पैसे नहीं देती। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट अपना दायित्व यहाँ पर निभाता है इस तरीके से। दूसरा, आप उनका एक्सप्लॉयटेशन मत होने दीजिए। वो आप कैसे करेंगे? एससी एसटी प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स राइट टू फॉरेस्ट ड्वेलिंग राइट एक्ट, फॉरेस्ट के अंदर जितना भी प्रोडक्ट्स होता है उनका राइट एक्ट। तो इसी तरीके से डायरेक्टिव है, जो कि सरकार की जिम्मेदारी है कि इन लोगों के साथ दो जहां इनके राइट्स का हनन ना हो, पहला एजुकेशन और दूसरा एक्सप्लॉयटेशन इनका ना हो। और फिर अब जब हम बात करें सीआरपीसी आईपीसी जो मॉडर्न लॉ है, उसके अंदर तो है ही अलग अलग प्रावधान कि आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 47, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल है। ये बात करता है कि आप प्राइवेट स्फेयर में जो मर्जी पी लीजिए, यानी आपको जो भी बीवरेज पीना आप पीजिए, लेकिन सरकार का ये दायित्व है कि अगर प्राइवेट में भी अगर पीकर मर गया कोई इंसान, तो उसकी फैमिली का भरण पोषण सरकार को ही करना पड़ेगा। डेस्टिट्यूट्स को पेंशन देनी पड़ेगी, ऑर्फन के लिए स्कूल में उनको डालना पड़ेगा, उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ जाती है। तो सरकार को यहाँ पर बोला जाता है कि आप एक काम कीजिए, आप कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को हम्म। इंजूरियस टू हेल्थ बना दीजिए। आप रोकिए मत, लेकिन आप बोतल के ऊपर शराब की आप टैग लगा दीजिए कि इससे आपका लीवर खराब हो सकता है। तंबाकू के पैकेट पर आप लगा दीजिए कि आपकी जीभ को कैंसर हो सकता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसको पूरी तरीके से निर्वाह भी करती है। यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये नहीं कह रहा कि आप मना कर दीजिए कि आप मत पिए, आप खूब पिए, लेकिन आपको पहले ही संकेत दे रहे हैं। तो संकेत देने का कार्य सरकार का है और वो करती है इस आर्टिकल के अंदर। फिर जो लास्ट आर्टिकल है एक्सेप्शन भी है प्रवेश। गार्जियन,
अकॉर्डिंग टू जैसे कि एक्सेप्शन विथ रिगार्डिंग टू द मेडिसिनल ड्रग्स, तो एक्सेप्शन है, आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कैनबिस को यूज कर सकते हो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डेमेंशिया, अल्जाइमर एक्सेट्रा। नहीं, अगर ये एक्सेप्शन है तो फिर उसमें कैसे, आप उसमें लिखा थोड़ी होता है इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ तो पूरा स्पेसिफिक मेंशन की बात हो रही है। स्टेट shall bring the about the prohibition of consumption of हम्म। intoxicating substances, हाँ जी। drugs and drinks except for medicinal purposes। तो ये था। ऐसा लिखा है कहीं पे, एक्सेप्ट मेडिसिनल पर्पसेस? हाँ, आर्टिकल 47, except for medical purposes of the intoxicating drink and of the drugs which are injurious to health, इसलिए बोले। ठीक। तो इसे रीजनल रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट भी दिया गया कि आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन आप प्रोहिबिट करेंगे एक्सेप्ट फॉर सर्टेन प्रोविजन। और इसमें बात होता है ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी ड्यूटी एंड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आईसीडीएस, मिड डे मील एक्सेट्रा, मिलेट कंजम्पशन, श्री अन्ना का बात कर सकते हैं। स्टेट इसलिए बात करते हैं कि श्री अन्ना को प्रमोट करे इंडिया भर में। तो ये केस स्टडी था ना, जिसमें डीएम बात कर रहे थे कि फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, इट ही वाज प्रमोटिंग द कंजम्पशन ऑफ द मिलेट्स बाय कल्टीवेशन ऑफ मिलेट। तो इसके अंदर में था आर्टिकल 47 एक तरह से। और इसी के अंदर हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं तमिलनाडु मॉडल, जहाँ पर अम्मा कैंटीन है, हर छह हाँ, किलोमीटर के ट्रू। अंदर आपको हम्म। सब्सिडाइज रेट पर खाने को मिलता हम्म। है। इसके बाद जो लास्ट आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 48, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल में बात करता है। ये कहता है जितने भी काव हैं, काव के जो ऑफस्प्रिंग है, काल्स हैं, अदर मिल्च या ड्रॉट कैटल, यानी जो ऐसे कैटल जो दूध देने वाले, या फिर जिनसे आपका लिवलीहुड चलता है, आप उनकी ब्रीड्स को इंप्रूव कीजिए। तो आज के टाइम पे कैसे होता है, कामधेनु मिशन, गोवर्धन मिशन, हम्म। ये सारी ही को प्रमोट करते हैं। उसके बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसके तहत आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो है ही है, उसके साथ नेचुरल ब्रीडिंग को प्रमोट करने के लिए भी प्रोग्राम। इसके साथ साथ जो आपका नर्सरीज है, एनिमल नर्सरीज, वहां पर भी हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल जेनेटिक एडिटिंग, इंटरनेशनल जो ब्रीड्स हैं कैटल की, जेनेटिक एडिटिंग से उनके साथ भी वो एडिटिंग करके हमारी जो इंडिजिनस काओ या मिल्क ब्रीड्स होती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। तो दिस इज डन एज फार एज द गांधीयन प्रिंसिपल्स आर कंसर्न। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट प्रवेश, थिंग ऑफ दिस। यहाँ पर आई वांट यस। टू ऐड two things. यस। First of all, Article 47, 48, it states that Indian state should prevent the slaughter of animals. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था ऑन द रूलिंग दैट if goat and other animals can be used for the Bakrid. So Supreme Court has given direction that cow cannot be used, goat and camel or other cattle can be used, and in the licensed slaughter houses. इसलिए जब स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्शन था विथ रिस्पेक्ट टू यूपी, झारखंड एक्सेट्रा, कि देयर वाज बैन ऑन स्लॉटर हाउस, देयर वाज बैन ऑन स्लॉटर ऑफ काउस, तो जस्टिफाइड था ऑन ए इशू दैट कि काउ थे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अदर कैटल्स के लिए देयर हैज टू बी लाइसेंस्ड स्लॉटर हाउसेस, तभी आपको आप स्लॉटर कर सकते हो। तो ये 47 के अंदर में आता है। यस। तो यहाँ पर सिर्फ यही बात है कि आप स्लोटर कीजिए, किसी का भी कीजिए, लेकिन स्लोटर हाउस जो रजिस्टर्ड है म्यूनिसिपल काउंसिल के अंडर, उसी के अंदर हो सकता है। और हम्म। जहां तक बात है काऊ की, तो काऊ में भी एक प्रावधान है कि अगर उसको फुट एंड माउथ डिसीज हो गई, जो डेयरी इंडस्ट्री है वहां पर कोई इस तरीके की बीमारी आ जाती है, तो भी आप स्लोटर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द परमिशन इज टेकन फ्रॉम द म्युनिसिपल कमिश्नर। तो उसके अंदर तो मास स्लोटर का भी प्रावधान है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुछ हो, तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड द परमिशन इज टेकन एज फार एज द म्युनिसिपल रूल्स आर कंसर्न। हम्म। तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो जैसे कि हमने बात की, सोशलिस्ट जो है वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उनकी आइडियोलॉजीज के ऊपर बेस्ड है। दूसरे हमारे फादर ऑफ नेशन श्री महात्मा गांधी जी के, और तीसरे हमारे संविधान के दाता श्री बी आर अम्बेडकर जी, उनकी विचारधारा के ऊपर ये
बेस हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। एक बस सबसे पहला डिसएग्री आर्टिकल। थोड़ा सा प्रवेश। हम्म। इन सोशलिस्ट प्रिंसिपल, द सोशलिस्ट प्रिंसिपल वॉज ब्रॉड फ्रॉम द कार्ल मार्क्स, वहां से नेहरू जी ट्वीक द सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ दैट एंड अडॉप्टेड नेहरूवियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। तो वहाँ थोड़ा सा बस फर्क है। कंटिन्यू। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, द वेरी फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 44। अब जब हर बार सुनते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो ये है आर्टिकल 44, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसमें कि बोला जाता है कि सरकार को सिक्योर करना चाहिए कि जितने भी जनता है, ऑल सिटीजन्स शुड हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। यानी आपका जो पर्सनल कस्ट, जो जो आपके पर्सनल मैटर्स हैं, जिसमें कि आपका मैरिज आ गया, डाइवोर्स आ गया, टेस्टिमनी ऑफ द प्रॉपर्टीज आ गया, इन सारी चीजों के अंदर हर धर्म के लिए एक ही कानून काम करेगा, और वो होगा इंडियन लॉ, लॉ ऑफ द लैंड। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूं तो मेरी प्रॉपर्टी मुस्लिम कानून, शरीयत कानून के हिसाब से मेरे बच्चों को ट्रांसफर हो। आप जैन धर्म से आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी जो धर्म पत्नी है उसको किस तरीके से रखूं, ये मेरा धर्म बताएगा। नहीं, जो कानून बताएगा, जो सीआरपीसी सीपीसी के अंदर, सॉरी, जो सीपीसी के अंदर प्रोविजन है, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, उसी के तहत हर कम्युनिटी के ऊपर इन पर्सनल मैटर्स के अंदर कानून अप्लाई होंगे, उनके पर्सनल रिलीजन की अब रूल अप्लाई नहीं होंगे। तो जैसा कि हमने काफी बार बात की है, अलग अलग तरीके के कानून होते हैं। रिलीजियस लॉ होता है, नेचुरल लॉ होता है, सिविक लॉ होता है, मॉडर्न लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, और लीगल लॉ होता है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर बात की जा रही कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल लॉ, दैट इज सुप्रीम देन ऑल अदर काइंड ऑफ लॉज। आपके धर्म ने नेचुरली आपको बोला होगा, आपके धर्म ने आपको धार्मिक हिसाब से बताए होंगे कानून, लेकिन वो नहीं चलेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बात करता है अंडर आर्टिकल 44, बट इट इज स्टिल नॉट इम्प्लीमेंटेड, दो वी हैव अ lot of demand to implement this, but since it is a directive principle, so it is a responsibility of the state to uh, adhere to these principles, and that is why we can say that today we are heading towards three modern laws: भारतीय साक्ष्य संहिता, कानून संहिता, and न्याय संहिता. Kaushik, if you want to add something. तो उसके पहले भी डिबेट हुआ था 1948 में रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूसीसी। तो क्वेश्चन अरोज इफ इट इज ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट टू इंटरफेयर इनटू द रिलीजन, पर्सनल मैटर एंड कस्टम। सेकंड था कि इट वुड lead to the threat on the integrity and sovereignty of the country because of various communal issues regarding the UCC. Third, already in India, civil code is uniform for almost all the religion. Specific to the marriage and inheritance, it is slightly different. ऐसे गोवा में एक एग्जांपल है जहां पर पोर्तुगीज ने पहली बार यूसीसी का इम्प्लीमेंट किया था, वो भी एक मॉडल है। लेकिन इंडिया में डाइवर्सिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइब्स, रिलीजन, हर एक जगह में रहते हैं। तो इज इट वॉइस टू इम्प्लीमेंट यूसीसी फॉर ऑल? यूनिफॉर्मिटी वर्सेस डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में ओवरऑल ये भी बात हो रहा है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ यूसीसी ऐसा है कि जस्ट लाइक देर इज अ हिंदू कोड बिल, देर इज अ मुस्लिम पर्सनल लॉ, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिंदू कोड बिल is done by Supreme Court and High Court. Similarly, in other religion also, there should be a interpretation done by the Supreme Court and High Court. तो इसके कारण फिर यूनिफॉर्मिटी इंटरप्रिटेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द रैशनल माइंड, रैशनल थिंकिंग, जो लिबरल फॉर्म ऑफ डीपीएसपी में है। प्रवेश। Well, I personally believe that uniform civil code should be implemented by the government on the pretext when we are saying that it will create a problem of law and order and unity and integrity. So the non-implementation of the uniform civil code is actually doing that. Instances: number one, Karnataka state protest over hijab in the school premises. There was a question and there was a law and order problem on that matter. If uniform civil code would have been there in the school, every community and their children should adhere to the rules and the
code, particularly the dressing code of the school. So you should do that. Number two, when the matter comes of Gurgaon, where the open recitation of namaz was done and two communities, Hindu and Muslims, came at the forefront, that created law and order problem. If the uniform civil code would have been there, such kind of instances would not have taken place. Number three, when we are talking about the essential practices of each religion, whether it is Sikh community, Muslim community, Jain community, and we have the famous um, cases also which are going on currently under the various high courts and supreme courts, like temple versus masjid in UP. I'm not able to remember that name of that masjid where the shivling has been found by the Archaeological Survey of India. So the Supreme Court has said that the Uniform Civil Code, if would have been implemented, so the Sahid का essential practices. Sorry. साहिड का मॉस्क जो आपने Okay. बोला ना, कौन सा मस्जिद थे उसके में साहिड का मॉस्क. Yes. So Supreme Court has said that if the Uniform Civil Code would have been there, then the essential practices which today are used to criticize the court and the parliament, these essential practices would have been limited to the religion itself. In the public matters, why you are bringing essential practices? Essential practices simply is confined to the religion itself. When you are trying to use the essential practices as a basis to justify action in the personal matter, in the public matter, that creates a law and order problem. So this is my personal view that Uniform Civil Code is a better thing for India and should be implemented so that the law and order problem can be maintained and communal harmony can be ensured. I have So one if point to add. anyone, yes, Who will decide the essential religious practices? Supreme Court, based on the interpretation of the constitutional morality. उसी हिसाब से define होगा. Essential religious practice, for example, turban is allowed, no, kripan is allowed for the no. Sikh because it forms the part of the five thing. No. Let me just shed some light. If we talk about the Muslim community and Sikh community, they wear topi, they wear pagdi in practical language and which is the essential practice. If a Sikh person or individual is sleeping, is exercising, is moving, is doing any sort of activity, he has that pagdi either in the big form or in the short form over his head. But the similar case is not with the Muslim individual. That simply shows that which particular activity is part of your essential activity and which is not. As far as the pagdi is concerned of the Sikh community, every nation where the Sikh community is having their presence, particularly Pravesh, in the UK, in the US, in their army also, it is. I agree with the viewpoint, but I am saying Yes. that who will decide the essential religious practices? 5K जो कृपान केश जो रहता है सिख कम्युनिटी का, वो एसेंशियल प्रैक्टिस के अंदर में आते हैं. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने Yes. बोला कि वो उनका अलाउ है, वो आप कर सकते हैं इन आर्मी भी और इन जगह. अब हेलमेट पहनना भी अलाउड नहीं है, हेलमेट जरूरी नहीं है पहनना, मैंडेटरी नहीं है, कृपान में लेके जा सकते Yes. हैं. तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के पार्ट है. वैसे ही कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस. वैसे ही उन्होंने कहा था इन द सबरीमाला केस कि विमेन को, जो मेनस्ट्रीम विमेन है उसको बाहर कर रहे हो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस. तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हर के लिए डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो अब्राहमिक रिलीजन है, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन और इस्लाम है, उनके पास कोड ऑफ बुक है. जो हमारे यहाँ इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ रिलीजन. देयरफॉर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डिफर फ्रॉम ईच प्लेसेस एंड ईच ट्रेडिशन. साउथ का अलग हो सकता है, स्पेसिफिक ट्राइबल इलाके अलग से हो सकता है. एंड सिमिलर इज द विथ केस टू द ट्राइबल पीपल लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गोंडवाना लैंड एक्सेट्रा. तो कौन डिसाइड करेगा, इस पर क्वेश्चन उठता है. इसी पर ही फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आना मुश्किल होता है इंडिया में. और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एग्री करता हूँ आपके साथ, यस इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, लेकिन ये जो बाधा है ये कौन डिसाइड करे. तो ओवरऑल I think the parliament and its committees should make a report on this. हाँ And yes. then
and then such kind of report should visit the gates of the Supreme Court, and then a large constitutional bench should constitute. On the basis of that, they can say that whether it is the right time to implement uniform civil code or not. जो भी चला ठीक, कंटिन्यू प्रोफेसर. Okay. Okay, so the next article is Article 45 under the category of liberal intellectual principles. It says that it is a state responsibility to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. यानी ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को चाइल्डहुड केयर मिले. जब हम बात करते हैं प्री नेटल नेटल केयर, उसके बाद एजुकेशन मिले हर चिल्ड्रन को अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर. यानी 6ठी क्लास तक की जो एजुकेशन है, या फिर जो 6 साल का जब तक हो जाता है उसको जो नर्सरी केजी वाली जो एजुकेशन होती है वो तो कम से कम उसको दीजिए. लेकिन ये आर्टिकल 45 का स्कोप बढ़ाया गया. जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट, वहां पर बात हो रही है कि 14 साल के बच्चे तक को आप एजुकेशन दीजिए, ये आपका फंडामेंटल राइट है. और फंडामेंटल ड्यूटी में भी जोड़ा गया कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को कम से कम 14 साल तक तो पढ़ाए. आर्टिकल 48 ये बात करता है कि आपका जो एग्रीकल्चर है और जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री होता है जो आपका पशुपालन हो गया, आप कैटल रखते हैं, उससे दूध बेचते हैं, अपना रमेश, जीवन निर्वाह करते हैं. पहले आर्टिकल 45 हाँ से एक बताइए. क्वेश्चन कि अंडर द आर्टिकल Yes. 45, अंडर आर्टिकल 20, हाँ, इन 86 अमेंडमेंट एक्ट यस. आर्टिकल 45 लाया गया था ना, वो पूछना चाह रहे थे. हाँ. 21A आया और 45 आया. 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, 2002. हाँ. राइट टू एजुकेशन आया 21A के अंदर में और 45 में, कि स्टेट हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर. और अर्ली चाइल्डहुड केयर इसी में आशा वर्कर काम करते हैं, ICDS का प्रोग्राम आता है, वैक्सीनेशन होता है, और पोषण. हाँ, पोषण अभियान हो गया, और जननी सुरक्षा जो स्कीम है, या जननी शिशु सुरक्षा स्कीम है, सब इसी के अंदर. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन RTE इसी में आ गए, या फिर आंगनवाड़ी सर्विसेज इसमें आ गए. मातृत्व वंदना योजना, सारी चीज. योर आवाज इन योर हाँ, वही वॉइस इन मातृत्व ऑडिबल. वंदना योजना फैसिलिटी. इट इज कमिंग नाउ. यस. Hello. Okay. I'm saying the crèche facilities and Matritva Vandana Yojana and everything is a part of this. So आर्टिकल 48 के अंदर बात होती है कि आप जो है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर चलाइए. जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में ड्रिप फार्मिंग की, जब बात करते हैं ड्रोन फार्मिंग की, जब हम बात करते हैं वर्टिकल फार्मिंग, फर्टिगेशन, जो DPK का फर्टिलाइजर के अंदर सब्सिडी देते हैं, ये सारी चीज इसी चीज को प्रमोट करती है कि एग्रीकल्चर को जो है वो साइंटिफिक लाइंस पे काम किया जाए, और उसका जो GDP और GNP के अंदर जो भागीदारी है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले बढ़ी, इसीलिए उसको साइंटिफिक लाइंस पे पढ़ाया जाए. एनिमल हस्बेंड्री, जो आप अपने घर में पशु रखते हैं, जिसे आप अपनी लिवलीहुड चलाते हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री भी साइंटिफिक लाइंस पर होनी चाहिए. आप रखिए, लेकिन आपको म्यूनिसिपैलिटीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका पालन कीजिए. आप जो उससे जो उनका वेस्ट होता है उसको बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कीजिए, उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है. आई वुड लाइक टू गिव द एग्जांपल ऑफ हरियाणा एज एन इंडिविजुअल स्टेट इन होल इंडिया which provides you 3 things. Number 1, it provides you 1 lakh per annum as a sum to buy cattle. आप खरीद लीजिए, आप गरीबी से मुक्त हो जाएंगे, आप खरीदिए, उससे दूध बेचिए और अपना जीवन निर्वाह कीजिए. Number 2, it says that the state is not giving you only 1 lakh as a sum to buy the cattle. It is also giving you the sum for the life insurance of the cattle. अगर आपके पशु को कोई सड़क पर ट्रक अटैक मतलब हर्ट कर चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है तो भी आपको इंश्योरेंस है. और तीसरा, आप जो है जो काऊ डंग है या फिर जो बफेलो डंग है या फिर जो उनका जो रेजिड्यू वेस्ट है उसको आप म्यूनिसिपैलिटीज को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज या एनजीओ को दे सकते हैं, ताकि वो उसका बायो प्रोसेसिंग करके उसको बेचे और आपको उसके अमाउंट पे मिलती है. देन आर्टिकल 48A. अब आर्टिकल 48A ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया. So I would like to highlight here that all the articles which have sub clauses with them, like 43A, 48A, they are added later on
by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. So Article 48A says that it is the responsibility of the state to protect and improve environment and safeguard forest and wildlife. जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, हैजार्डस मैनेजमेंट रूल्स 2011, जब हम बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ सर्वे ऑफ इंडिया, पोटा, एनिमल सर्वे की जितनी भी एजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सारी आर्टिकल 48A से डिराइव होती है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे सोचने की बात है कि इसी के अंडर ये स्टेट की जिम्मेदारी है 33% फॉरेस्ट एरिया प्रमोट किया जाए इंडिया के अंदर, जो कि अभी हाल ही में 28% हुआ है। 33% टारगेटेड फॉरेस्ट एरिया बनाया जाए। आर्टिकल 49 ये हमारा थोड़ा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया Your voice is not audible. यहाँ से अब तो क्लियर है। So it is the responsibility of the state to ensure that all these historical places, monuments, arts, artifacts are preserved, conserved properly under Article 49. जब हम बात करते हैं नेशनल म्यूजियम, वो इस आर्टिकल से डिराइव है। ASI, द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हिस्टोरिकल साइट जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स राजपथ पर लोकेटेड है, वो इसी डायरेक्शन पर बिल्ट है। जब हम बात करते हैं अलग अलग जो हमारे मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्सप्लोरेशन करती है, कंजर्व करती है, डाटा बैंक बनाती है, वो यहीं से इसी डायरेक्शन का पार्ट है। देन आर्टिकल 50, अब ये आर्टिकल आप लोग प्लीज रिमेंबर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न। इट सेज दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। यानी जब आप पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं तो जुडिशरी को मत इंक्लूड कीजिए। आप IAS IPS बनाइए, खूब बनाइए, लेकिन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात मत कीजिए, क्योंकि जुडिशरी अपने आप तय करेगी, गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है ये जुडिशरी एग्जैक्टली के बोला अंदर कि ये ऑल बताने का इंडिया कि हमें जुडिशरी सर्विस नहीं ऑफिसर बनाई चाहिए। है। और इसीलिए अंडर आर्टिकल 112 के अंदर जहां पर बात होती है कि राज्यसभा अगर ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास कर दे कि नई पब्लिक सर्विस क्रिएट होनी चाहिए, ऑल इंडिया लेवल पब्लिक सर्विस, तो उसको बनाया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 50 ही सुप्रीम कोर्ट का बेसिस है जिसके बिहाफ पे वो कहती है कि आप जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं पब्लिक सर्विसेज के नाम पर। जब हम बात करते हैं फिफ्थ जुडिशरी केस या फिर फिफ्थ जज केस, वो जज केस यही है कि पार्लियामेंट ने बिल पास किया कि हम जुडिशियल सर्विसेज क्रिएट करेंगे, पब्लिक सर्विसेज क्रिएट होंगी, लेकिन जुडिशरी ने कहा कि अंडर आर्टिकल 50 इट इज क्लियरली मेंशन्ड that no public services can be created by the state because the public services will be created only for the executive, not for the judiciary, provided the judiciary themselves create the public services for them. And that cannot happen, because if the judiciary is also taking money from the Parliament of India, then how it can say that we are gonna create a new public services? So a new public services in India can only be considered under Article 112 when the Rajya Sabha will pass a resolution and Lok Sabha will give assent, President will give assent, and then a new public services will be created. And that is the reason because of which our judiciary is burdened with a number of cases, trial problems, under trial problems, corruption, bailout provisions, and that is the reason because of which we have a very famous saying, quote, justice delayed, justice denied, unquote. Then the last article is Article 51. It says that it is the responsibility of the state to promote international peace, security, and maintain just and honorable relations between nations, foster respect for international law and treaty, and encourage settlement of international disputes by arbitration. तो पहला, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो हमने नेम बनाया, हमने इंटरनेशनल पीस
बात की। जब हम बात करते तो पीसफुल एग्जिस्टेंस, पंचशील प्रोग्राम, उसकी हम बात करते हैं। हम साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लुकआउट पॉलिसी, नेबर फर्स्ट हुड पॉलिसी। जब हम बात करते हैं पीस की तो हम बात करते हैं नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर इवन दो वी हैव द न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। जब हम बात करते हैं पीस की तो हम बात करते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस की। रिलेशंस बिटवीन नेशंस, उसके अंदर हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करता है, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करता है, जो इंटरनेशनल कॉमन प्रॉपर्टीज या जैसे कि स्पेस अंटार्कटिका है उसमें एक्सेसिबिलिटी टू ऑल की बात करता है, और एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो हम हमेशा से ही बायलेटरल लेवल पर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की बात करते हैं। हम मेंबर हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। हमारी जितनी भी WTO, यूनाइटेड नेशन जिनके रेजोल्यूशन होते हैं उनके ऊपर इंडिया सेक्रेटरी होता है। और इंडिया इज द वेरी फर्स्ट कंट्री which is a part of United Nations, WTO, and other like IMF institutions. So this is how India promotes international peace, security, and maintain just and honorable relations with every nation. So Oshik, if you want to highlight something, so you can. No, it is correct, Pravesh. But regarding the Article 50, it is not 112. 112 is related to the annual finance statement. Sorry, it is 312. 312. हाँ, yes. 312. Yes. All India Judicial Service or All India Service. Continue, Pravesh. Yes. So the two constitutional amendment I want to highlight in very brief. Number one, 86 Constitutional Amendment Act. जब हम बात करते हैं आर्टिकल 45 जिसमें की बात हो रही है कि आप अपने बच्चे को 6 साल तक तो पढ़ाइए, तो यहाँ पर इसको बदल दिया गया। और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया कि आर्टिकल 21A जोड़ा, जिसमें आप 14 साल तक अपने बच्चे को पढ़ाने का आपको अधिकार है। और आर्टिकल 45 की डेफिनेशन को चेंज करके बोला गया कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को एजुकेशन दे जब तक वो 6 साल का नहीं हो जाता। तो पहले it was a direction, it was just a direction, but now it is the direction for the state to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. और 97th Amendment Act 2011 जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करता है, इसने आर्टिकल 43B को जोड़ा, जिसमें बात है कि ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और इफेक्टिव वॉलंटरी फॉर्मुलेशन हो कोऑपरेटिव सोसाइटी का। So this is how we have completed the part of directive principles, and again I am saying that they are not enforceable, neither enforceable nor justiciable, but provided a law is not made, if a law is made on the provisions of the direction, so it is enforceable, justiciable also. So thank you so much, and in the next session we'll be talking about the relation of the fundamental rights and the DPSP and the various prominent court verdicts of the Supreme Court on this matter. Thank you so much and keep watching Ansakari.